हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट जो हमारा वीडियो आई थी। ठीक है ना, चलो तो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पाठ्य यानी टेक्सचुअल एंड एवं यानी एंड सारणियन मतलब हो गया आपका टैबुलेशन और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सारणी वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना, कुछ हद तक हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, तो जो बचा कुछ है उसे खत्म करते हैं बच्चे। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा एक सारणी के भाग यानी एक सारणी के जो मुख्य अंग होते हैं, यानी क्या क्या एक सारणी के अंदर देखने को मिलता है और ये चीजें होनी चाहिए। अगर अब ये चीजें होती तो उसको एक अच्छी सारणी भी माना जाता है। ठीक है ना, तो एक सारणी के भाग यानी मुख्य अंग क्या क्या है। पहला, सारणी की संख्या, यानी सारणी में जो होनी चाहिए, जो भी चीजें होती है ना सारणी में, वो 1 2 3 4 यानी क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्रमानुसार होनी चाहिए, यानी प्रॉपर संख्या डली हुई होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? सारणी में जो भी होगा वो क्या है, संख्या के अनुसार होनी चाहिए। क्लियर हो गया? जैसा आप 1 2 3 4 इस टाइप से आप दे सकते हो। आगे उसके अलावा इसने बोला इसका एक प्रॉपर शीर्षक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर शीर्षक होना चाहिए। उसके अलावा शीर्ष टिप्पणी, शीर्ष टिप्पणी तब बनाई जाती है यदि सारणी के शीर्ष से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती या प्रकट नहीं होती। यानी जो शीर्ष में जो हमने टाइटल लिखा उस टाइटल से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे केस में आप क्या बना सकते हो, वहां पे उप शीर्षक यानी वो शीर्ष टिप्पणी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? शीर्ष टिप्पणी, जिसको हेड नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड नोट। ठीक है ना, और इसको प्रारंभिक नोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रारंभिक नोट भी कहते हैं। तो एक सारणी में अगर हम बात करें तो एक सबसे पहले सारणी संख्या, सारणी की संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4। कौन सी टेबल? टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, इस तरह से। ठीक है ना, शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक में अगर प्रॉपर जानकारी प्रकट नहीं हो रही है शीर्षक से, तो शीर्ष टिप्पणी आप डाल सकते हो उस जगह पे, जिसको प्रारंभिक नोट भी कहते हैं। उसके अलावा पंक्ति शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंक्ति शीर्षक, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रो शीर्षक मतलब टाइटल। ठीक है ना, तो रो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी जो हमारा हो गया इसको हम स्टब्स बोलते हैं। इसमें कहते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं? स्टब्स, STUBS, स्टब्स। ठीक है ना, तो ये पंक्ति क्या होती है मैं इसके बाद मिटाने के बाद लिखने वाला हूं। ठीक है ना, वो भी समझाऊंगा पंक्ति होती क्या है। तो पंक्ति शीर्षक क्या बोला उसने? सारणी की पंक्तियों के शीर्षक को, यानी जो पंक्तियों का जो मेन शीर्ष होगा, अपने ऊपर हेडिंग होगी जो पंक्तियों की, उसको पंक्ति शीर्षक कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे आपको हेडिंग मिलेगी। उसके अलावा उप शीर्षक यानी कॉलम्स। क्या? कॉलम्स। तो सारणी के जो स्तंभ होते हैं, जो इस तरह से ये पिलर खींचेंगे, ऐसे पिलर खींचेंगे, उनकी जो हेडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उप शीर्षक कहेंगे। यानी जो ऐसे में होगी, ऐसे में। ठीक है ना, यानी ये कौन सा आता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं वालों की जो हेडिंग होती है वो तो हमारा होता है पंक्ति शीर्षक यानी रो, और जो इस तरह से ऊपर से नीचे वर्टिकल फॉर्म में होती है वो हमारे होते हैं कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है ना, इसको हम उप शीर्षक कहते हैं इनको। ठीक है ना, चलो फिर सारणी का मुख्य भाग क्षेत्र आता है। मुख्य भाग क्षेत्र मतलब उसको कलेवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेवर बोलते हैं। ठीक है ना, कलेवर मतलब क्या? बॉडी या फील्ड जिसमें सारी चीजों को क्या किया जाता है? रखा जाता है, जिसके द्वारा सारणी में दी गई सारी सूचनाओं को दिखाया जाता है, तो वो बॉडी हो गई। ठीक है ना, उसके अलावा टिप्पणी, टिप्पणी मतलब हो गया आपका जो फुट नोट होता है, जैसे सबसे ऊपर जो है नोट वो हेड नोट होता है। ठीक है ना, ऐसे नीचे क्या होता है? टिप्पणी यानी फुट नोट होता है। अगर वहां पे कोई जानकारी जो दिक्कत कर रही है तो उसे फुट नोट में उसके बारे में बताया जा सकता है नंबर डाल के। जैसे इस वहां पे पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे 2 ऐसी चीजें जिसको समझाना जरूरी है, तो मैंने इसमें 1 नंबर डाल दिया, मान लो वहां पे 2 नंबर डाल दिया, तो 1 नंबर 2 नंबर नीचे लिख करके बताऊंगा। 1 नंबर का मतलब ये है, 2 नंबर का मतलब ये है। इसको कहते हैं टिप्पणी। और फिर स्रोत, यानी किस सोर्स से आपने क्या क्या मतलब डेटा वेटा उठाया, जो भी है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी रहती है। ठीक है ना, तो उसे नोट डाउन करो फटाफट से एक बार। ठीक है ना, तो ये 8 आपके जो हो गए, ये क्या हो गए? सारणी के मुख्य भाग हो गए या मुख्य अंग हो गए। फटाफट नोट डाउन करिए प्लीज, फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो आया हुआ है कि किस तरह से देखो टेबल होती है। देखो ये ना, देखो आपके सामने सबसे पहले सारणी की संख्या 1 है, 2 है, 3, कौन से नंबर की टेबल है वो लिखना होता है। सारणी का शीर्षक होता है और शीर्ष टिप्पणी, यानी अगर शीर्षक ढंग से नहीं बता पा रहा है चीजें तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन, मतलब 1-2 लाइन यहाँ पे लिखी होती है शीर्ष टिप्पणी में, यानी यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सारणी संख्या, सारणी शीर्षक और शीर्ष टिप्पणी। उसके अलावा देखो जो ये यहां से लेकर ऐसे नहीं, ऐसे में जो बनेंगे ऐसे ऐसे, देखो ये बनेंगे ऐसे, ये जो खाने बनेंगे यहां से लेकर ऐसे करके, इनका जो शीर्षक होता है
वो पंक्ति शीर्षक होता है। नहीं जो यहां से यहां बनते उसको रो बोलते हैं। देखो लिखा ना, बाएं से बाएं हाथ से दाएं ओर जाने वाली जो रेखाएं होती है उसको क्या कहते हैं, पंक्तियां यानी रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। ठीक है ना। और पंक्ति शीर्षक को क्या कहते हैं, स्टब्स। वैसे रो हेडिंग भी बोल सकते हो, रो हेडिंग, ROW, रो हेडिंग यानी स्टब्स। ठीक है ना। तो यहां से यहां ऐसे में जो बनते हैं वो आपके पंक्ति शीर्षक होते हैं। जो ऐसे बनते हैं यानी जो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, खानों को ऊपर से नीचे की ओर बने खानों को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है। कॉलम बोलो या स्तंभ, तो उसको बोलते हैं उपशीर्षक। यही है वो कॉलम। ठीक है ना, उपशीर्षक। तो इनकी जो हेडिंग होगी, इस बॉक्स की हेडिंग, इस बॉक्स की हेडिंग, इस बॉक्स की हेडिंग, तो ये होते हैं आपके उपशीर्षक। ठीक है ना। फिर नीचे आपका टिप्पणी आता है और फिर उसके बाद स्रोत आता है। इस तरह से बच्चे टेबल को दिखाया जाता है। समझ में आ गया बात को। ठीक है ना। सारणी संख्या, सारणी शीर्षक, शीर्ष, टिप्पणी, इनकी जो हेडिंग होगी ये ऊपर से नीचे की जो आ रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, ये उपशीर्षक है। यानी कॉलम और स्तंभ, इनको कॉलम स्तंभ कहते हैं। उनका जो हेडिंग होती है उसको उपशीर्षक कहते हैं। ऐसे इनको रो बोलते हैं और उनकी जो हेडिंग होती है उनको पंक्ति शीर्षक यानी स्टब्स बोलते हैं। नीचे टिप्पणी है, स्रोत है। ये एरिया, ये बीच का जो पूरा एरिया होता है ये वाला, ये मुख्य भाग होता है। क्या होता है, मुख्य भाग होता है, जहां सारी इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। समझ में आ गया। फटाफट से नोट डाउन करो, बना लो, उसको भी फायदे में रहोगे, याद रखना। ठीक है ना। अगर आप इसे बनाते हो तो काफी अच्छा वो दिखता है, मतलब पेपर में काफी अच्छा प्रेजेंट हो सकता है आपका आंसर। फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वो है एक अच्छी सारणी की विशेषताएं। तो जो अभी हमने देखो भाग पढ़े थे ना, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सही है, ठीक ठाक है, लिखने लायक है वो भी। ठीक है, पॉइंट्स। तो फिर भी मैंने देखो कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि एक अच्छी सारणी की विशेषताएं क्या होती है ना। तो पहला जो लिखा हुआ है वो है शीर्षक जो होता है, जो होना चाहिए सारणी का, वो अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। यानी जिस टाइप का आप अध्ययन कर रहे हो उससे रिलेटेड शीर्षक होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो शीर्षक जो होना चाहिए वो अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लो आप शेयर मार्केट लिखना चाहते हो तो आप टेबल में जगह ना होने के कारण से डॉट मां लिख रहे हो, तो से मां क्या होता है भाई, कोई थोड़ी ना समझ पाएगा जल्दी। तो इसलिए संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। एक अच्छी सारणी का जो शीर्षक होना चाहिए वो उसके अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला कि संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग आप नहीं करोगे सारणी के अंदर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है जो सारणी होनी चाहिए ना वो सरल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और मितव्ययी मतलब होता है इकोनॉमिकल, यानी जिसमें जो कागज धन जो है कम लगे। ठीक है, तो सरल, मितव्ययी और सुंदर होनी चाहिए। आगे आंकड़ों का स्रोत, यानी आपने आंकड़े जो है कहां से इकट्ठे किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, पता होना चाहिए। नंबर 2, अनुकूल पंक्ति शीर्षक, यानी जो पंक्ति का जो शीर्षक है, जो इस तरह से जो रोज होते हैं इनका जो शीर्षक होगा, स्टब होगा, वो भी क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो आपका जो रो है उसके अकॉर्डिंग। यदि पंक्तियां बहुत लंबी है और अगर आपको लगता है कि पंक्तियां बहुत ज्यादा लंबी है तो इसके अनुशीर्षक का भी आप प्रयोग कर सकते हो, यानी उनके अनुशीर्षक दिए जाने चाहिए। अनुशीर्षक मतलब होता है सब एंट्रीज, जैसे होता है ना हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसी। ठीक है ना, इनके क्या नाम है, जो हमारे जो स्टब्स हैं इनके स्टब एंट्रीज होती है, क्या होती है, सब हेडिंग्स होती है, वो लिखनी चाहिए अगर ज्यादा बड़ी आपकी रो है तो। आगे टिप्पणी यानी फुटनोट, नीचे फुटनोट होना चाहिए, एक अच्छा खासा फुटनोट होना चाहिए। उसके अलावा स्तंभों यानी जो कॉलम्स होते हैं उनका आकार, उनका जो आकार होता है कितना, मतलब इतने चौड़े रखने हैं, इतने चौड़े कॉलम्स रखने हैं, कितने रखने हैं, तो वो उनका आकार सूचना पर, स्थान पर तथा अन्य खानों के आकार के अनुसार होना चाहिए। तो सूचना के अनुसार, स्थान के अनुसार और अन्य खानों के आकार के अनुसार उनका क्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके अलावा तुलना योग्य, यानी जो आपकी सारणी होनी चाहिए वो इस तरह से बनानी है आपने कि आप तुलना कर सको आसानी से, अर्थात जिन संख्याओं की तुलना की जानी है उन्हें एक दूसरे के पास वाले कॉलम या पंक्तियों में रखना चाहिए। जैसे मान के चलो आपको 2 कॉलम के बीच में क्या है वो कंपैरिजन करना, तुलना करनी, तो एक यहाँ रख दिया, वहां रखिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। बगल बगल में रखो, अगल बगल में रखो उनको। ठीक है ना, अगर अगल बगल में रखते हो तो आप आराम से कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। योग, आप टोटलिंग का यूज कर सकते हो, टोटल वाला कॉलम बना सकते हो। उपयोग का भी प्रयोग कर सकते हो। उपयोग मतलब होता है जैसे मान के चलो ना कि मान लो एक प्रॉपर एक पंक्ति का आपने हेड टोटल किया तो उपयोग, जैसे 1 2 मान लो 1 2 3 4 चार पंक्तियां थी, चारों पंक्तियों के जो योग होंगे अलग अलग, वो उपयोग है। और जब सबका एक साथ योग करूंगा तो टोटल योग बोलूंगा, यानी योग बोलूंगा, क्या बोलूंगा, योग। तो उपयोग होता है छोटे छोटे उनका योग, और योग होता है पूरा एक बार में सभी टोटल, पूरा ओवरऑल टोटल कितना वो योग के अंदर आता है। ठीक है ना,
ऐसे आप क्या प्रतिशत अनुपात का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। एक टेबल के अंदर प्रतिशत और अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है, रेशियो का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वो थोड़ा और अच्छा लगे, ठीक है ना। यानी ये वो सारे पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब एक क्या नाम है टेबल बनाते हैं। देखो टेबल का हमने पहले तो मेन भाग पढ़े, यानी क्या क्या अंग उसके होने चाहिए, वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। उसके अलावा और पॉइंट्स आप जोड़ सकते हो, तो इससे ज्यादा आ सकते हैं पॉइंट, मैंने 10 लिखे, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हो, ठीक है ना। काफी आसान से पॉइंट्स एक बार में याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है। और जो इसके अंदर का कंटेंट है इतना कुछ खास कंटेंट नहीं है, ठीक है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर थे, इनका कंटेंट काफी अच्छा था, ऐसा इसमें नहीं है, काफी आसान कंटेंट है इसका, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते देखते इसमें और क्या है। तो आगे देखिए, सारणियों के प्रकार क्या है हमारे पास, सारणियों के प्रकार। तो सारणी कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की, उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर और बनावट के आधार पर, ठीक है ना। तो उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना, मौलिकता मैंने बताया था ओरिजिनलिटी होता है, ओरिजिनल की बात करता है, ओरिजिनलिटी, और बनावट के आधार पर, ठीक है ना। उद्देश्य के आधार पर 2 तरह के हैं, सामान्य उद्देश्य वाली श्रेणी और विशिष्ट उद्देश्य वाली श्रेणी। हमें पढ़नी है, सारी पढ़नी है, टेंशन मत लो। मौलिकता के आधार पर भी 2 तरह से, मौलिक सारणी और दूसरा व्युत्पन्न सारणी, ठीक है ना। और तीसरा बनावट के आधार पर सरल सारणी, जटिल सारणी। जटिल को 3 फर्दर भागों में बांटा गया है, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी, 2, 3 और बहुगुणी। क्लियर है, तो ये आपके सारणियों के प्रकार है, इतने तरह की आपकी टेबल्स हो सकती है। क्लियर हो गया, तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा उद्देश्य के आधार पर। कौन सा, उद्देश्य के आधार पर सारणी कौन सी होती है। तो हमें इसमें 2 पढ़नी है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य सारणी के बारे में, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से। तो देखो यहां पे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी क्या होती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, यह सारणी सामान्य प्रयोग के लिए, किसके लिए, सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये वो सारणी है जो कि क्या कर रही है, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, जनरल पर्पस है कोई भी। ये नीचे वाला स्पेसिफिक है, यानी कुछ स्पेशल टाइप के ही उद्देश्य के लिए ये यूज होगी, और वो किसी भी के लिए हो सकती है। तो यह सारणी सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। यह सारणी विभिन्न प्रकार के लोगों, यानी विभिन्न प्रकार के लोग, यानी अलग अलग टाइप के लोग द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो मतलब इस सारणी का प्रयोग विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। क्लियर हो गया, और इसे संदर्भ सारणी या संदर्भ तालिका भी कहते हैं। इसे संदर्भ सारणी या संदर्भ तालिका भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, चल। संदर्भ मतलब रेफरेंस है ना, रेफरेंस। तो यह सारणी सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, और इस सारणी का प्रयोग विभिन्न तरह के लोग विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, उद्देश्यों के प्रयोग के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, इन्हें संदर्भ सारणी संदर्भ तालिका भी कहते हैं। जबकि जो विशिष्ट यानी विशेष उद्देश्य वाली श्रेणी होती है, यह वह सारणी होती है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। और ये सारणी अधिकतर जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। सारणी क्या होती है, छोटी होती है। और इनको सारांश सारणी, सारांश मतलब समरी टेबल, तो समरी टेबल भी कहते हैं, यानी सारांश सारणी बोलो या सारांश तालिका बोलो। क्लियर हो गया, नोट डाउन करो साथ साथ में, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य के आधार पर 2 तरह के हैं, जनरल पर्पस जिसे कोई भी यूज कर सकता है, और स्पेसिफिक पर्पस वाला जिसे सिर्फ स्पेशल टाइप के उद्देश्यों के लिए ही कर सकता है, नहीं स्पेशल टाइप के लोग करेंगे और स्पेशल उद्देश्य के लिए करेंगे। क्लियर हो गया, चलो नोट डाउन करो इन दोनों को फटाफट से। अब दूसरा हमारा देखो क्या है हमारे पास, मौलिकता के अनुसार यानी ओरिजिनलिटी के बेस पे, ठीक है। 2 तरह के हो गए हमारी सारणी, मौलिक यानी प्राथमिक सारणी, ओरिजिनल या प्राइमरी टेबल। यह वह सारणी है जिसमें आंकड़े उसी मौलिक रूप में यानी उसी प्राइमरी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें वे एकत्रित किए जाते हैं। जैसे एकत्रित किए गए थे ना, सेम वैसे ही प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं मौलिक या प्राथमिक सारणी। यानी जिसमें आंकड़ों को आपने जैसे एकत्रित किया होगा ना, बिल्कुल वैसे ही दिखा दो, वो होते हैं मौलिक या प्राथमिक सारणी। जबकि दूसरा जो है वो व्युत्पन्न सारणी है। व्युत्पन्न सारणी वह सारणी होती है जिसमें आंकड़ों को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता जिस रूप में वे एकत्रित किए गए थे। नहीं, जैसा आपने एकत्रित किया गया था वैसे नहीं दिखाना, बल्कि इसमें आप अनुपात के रूप में दिखा सकते हो, प्रतिशत के रूप में दिखा सकते हो,
आप चाहे तो उनका योग यानी टोटल के रूप में दिखा सकते हो, आप चाहे तो माध्य निकाल के दिखा सकते हो माध्य के रूप में, यानी जो मीन होता है मीन है ना, वो निकाल के दिखा सकते हो। तो इस तरह से मतलब अलग तरीके से इसको आंकड़ों को प्रेजेंट किया जाता है इस वाले में। तो पहले वाले में क्या था, जिसमें आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते दिखाए जाते हैं जिसमें जैसे वो एकत्रित किए गए थे बिल्कुल वैसे दिखाने हैं। और इसमें आंकड़ों को उसी रूप में नहीं दिखाया जाता जैसे वो एकत्रित किए गए थे, बल्कि उसके अलावा आप उसे उसके मतलब वो न दिखा करके आप उसे अनुपात में, प्रतिशत में, टोटल करके, माध्य निकाल करके जैसा आपको सही लगे उस टाइप से आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मौलिकता के आधार पर। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, एक लास्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें जो रिमेनिंग जो पोर्शन है थोड़ा बहुत जो भी रह गया उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को बंद कर देंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।